बदायूं के डबल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसा नृशंस, निर्मम, भयावह, क्रूर, निर्दयी, मानवता और विश्वास को तार तार कर देने वाली इस घटना ने समाज में उथल पुथल मचा दी थी। दो मासूम बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 6 और 12 की थी, उन्हीं के घर में उनके पड़ोसी साजिद और जावेद के दोनों भाइयों के द्वारा इनकी हत्या की गई थी, जिसमें से एक को बताया जा रहा है कि वो घटनास्थल तक साथ गया था और दूसरा भाई साजिद, जो बड़ा भाई था, उसने इस पूरे हमले को क्रियान्वित किया था। ये घटना क्या थी आप सभी को मालूम है, तो इस पर कुछ छोटी सी अपडेट और एक छोटा सा विश्लेषण। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरो दोस्त मुहिम सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वंस अगेन वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साजिद का भाई जावेद जो फरार था उसने सरेंडर कर दिया है। साथ ही साजिद के पिता और चाचा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। इधर पीड़ित परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि जावेद की पूछताछ उनके सामने की जाए। यहां तक कि कई एक इंटरव्यूज में भी मैंने ये भी देखा कि उसकी मां ने ये भी कहा है कि उसे पूछताछ मेरे सामने की जाए और उसे मारा भी मेरे सामने जाए। इधर इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी एक विवादित बयान दिया इस पर कि बीजेपी हमेशा चुनाव के पहले हिंसा कराती है। और शिवपाल यादव ने भी कहा था कि मतलब पूरी कानून व्यवस्था यूपी की ध्वस्त हो गई है, और उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ऐसे तो तुम्हारे बोल वचन हैं, फिर कहते हो कि ईवीएम हैक हो गया। मतलब हद है रे भाई, अपने इन्हीं कुकर्मों के चलते तुम इतने सालों से सत्ता से बेदखल हो। इसमें जो दूसरा चौंका देने वाला तथ्य आया सामने वो ये था कि जब साजिद यानी कि जिसका इनकाउंटर हुआ, जिसने हत्या की उन दो बच्चों की, उसके जनाजे में बहुत भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वो जो संख्या बताई जा रही है वो तो मुझे नहीं लगता कि सही होगी, पर हाँ, एक बड़ी संख्या जो देखने से लग रहा था कि एक बड़ी संख्या में लोग उसके जनाजे में शामिल हुए थे। ये क्या बताता है? ये बताता है स्वीकार्यता, यानी कि हमें स्वीकार है, तुमने चाहे जो भी किया हो हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि ना तो वो कोई सेलिब्रिटी था, ना कोई राजनेता था कि कार्यकर्ताओं की फौज उसके साथ चल रही थी या प्रशंसक इकट्ठा हो गए थे उसको अंतिम विदा देने के लिए। इसी बीच छोटी होली के दिन, इतवार के दिन, जो पीड़ित परिवार है उनका जो मुखिया है विनोद ठाकुर, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने अपने बाइक में आग लगाई, साथ में वो खुद को जला देना चाहता था, क्योंकि वो पूरे मामले में जो अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है या पूरे मामले में जो कि खोजबीन हो रही है उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि उसे वहां पर तैनात जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसे बचा लिया। कुल मिलाकर ये जो घटना है ये सामाजिक स्तर की थी, यानी कि मतलब इसमें कोई गैंग वॉर नहीं था, कोई आतंकवादी संगठन ने हमला नहीं किया था। और इस तरह की घटना जब समाज में होती है ना, उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव होता है। मतलब विश्वास, सामाजिक समरसता, ये सब तार तार हो जाती है। ऊपर से मौन धारण कर लेना एक पक्ष के लोगों का, या मुखर होकर ये कहना कि ये उचित नहीं है, एक विशेष मानसिकता का परिचय देता है। इधर बीच जब ये सब कुछ चल रहा था, ये पूरा घटनाक्रम, जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिस तरह से उसके जनाजे में लोग शामिल हुए, और इसके बाद इसकी माँ का भी बयान आया, साजिद की माँ का भी बयान आया, जो कि काफ़ी अच्छा बयान मैं अपने हिसाब से मानती हूँ कि अच्छा हुआ उसे अपने कुकर्मों की सज़ा मिली, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब कई लोगों से बातचीत करने पर मुझे अपनी एक घटना याद आ रही थी, मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आ रही थी। दशकों पहले की बात है, दशकों पहले की। मेरे ख्याल से मेरी उम्र 6+ रही होगी, और केजी में पढ़ती थी मैं, और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। और वहाँ मेरी एक बड़ी अच्छी मित्र थी, नाम तो मैं उसका नहीं लूँगी, और बड़े संभ्रांत परिवार से थी। ऐसा मुझे मतलब उस समय तो बचपन का जो समय होता है उसमें तो पता नहीं चलता ना अमीरी गरीबी क्या होती है, या धर्म क्या होता है, कि कौन दूसरे धर्म का है, कौन हमारे धर्म का है। तो बस मुझे इतना मालूम था कि अब इस उम्र में आके आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। तो इंटरवल के टाइम में जब टिफ़िन करते हैं बच्चे, तो घर से एक अर्दली आया करता था, और उसके साथ एक मैट हुआ करता था, और पूरे प्लेट चम्मच सब लेके 4 डब्बे का टिफिन वगैरह सब लेकर आता था। और वो हमेशा इंसिस्ट करती थी कि मेरे साथ बैठकर खाए। मैं भी अपनी छोटी स्टील की टिफिन लेकर उसके साथ बैठ जाया करती थी। बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। और
तो कुल मिला के ये लगता है कि काफ़ी संभ्रांत परिवार से थी वो बच्ची, पढ़े लिखे परिवार से थी कि बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने आ रहा है। साथ में ही बैठती थी बगल में। तो एक बार उसने ऐसा कहा मुझसे कि मेरी कॉपी लेकर और उसके पीछे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ और इसको तुम दिन में 3 बार पढ़ोगी तो तुम भी मेरे जैसी हो जाओगी। तो उसने कुछ उर्दू में लिखा जो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो उसने कहा कि ये मैंने लिखा है। उसने फिर हिंदी में बताया और मुझे याद कराने की भी कोशिश की और मुझे याद भी रह गया, क्योंकि मुझे लगता है बचपन जो है वो ऐसा समय होता है जीवन का कि एल्जाइमर भी हो जाए कभी ना वृद्धावस्था में, तो आपको बचपन बिल्कुल जीवंत रूप से याद रहता है। मुझे भी याद रह गई ये घटना। और उसने बोला कि ये लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूल अल्लाह। पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे याद रह गया। अब अगर मैं इस चीज़ को शील्ड करना चाहूँ, हम यहाँ मानसिकता की बात कर रहे हैं। इतने दशकों पहले एक छोटा बच्चा जो कि बहुत संभ्रांत परिवार से आता है, जो सब देख समझ के मैंने ये निष्कर्ष निकाला, उसने मुझसे इस तरह से कहा। तो मैं अगर मान लीजिए मैं इसको शील्ड भी करना चाहती हूँ, इसको एक लिहाफ भी पहनाना चाहती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है वो अपनी दोस्ती प्रगाढ़ करना चाह रही हो, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो सवाल ये उठता है कि मैंने क्यों नहीं कहा ऐसा ये दोस्ती प्रगाढ़ करने के लिए कि तुम भी दिन में कोई ऐसा मंत्र पढ़ो तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओ। संभवतः ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो बात मानसिकता की हो रही थी। असल में ये मानसिकता जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के पीछे। पिछले वीडियो में जब मैं रिजवान सर से भी बातचीत कर रही थी और रिजवान सर ने मुझसे कहा भी कि मुसलमान अपने धर्म के विरुद्ध कुछ सुनना तो भूल जाइए, आप सवाल तक नहीं पूछ सकता है। और फिर उसी तरह की एक घटना पर मैं आना चाहूँगी कि हाँ, मैंने इसको वास्तविक जीवन में कई बार इस तरह से अनुभव किया है। जैसे मेरे पिता सरकारी चिकित्सक, अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अक्सर करके उनकी पोस्टिंग छोटी जगहों पर कस्बे वगैरह में हुआ करती थी। कभी वो जुलाहा बाहुल्य हुआ करता था, कभी मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता था। सभी लोग छोटी जगह पे सब लोग जानते थे कि भाई डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। और जो मतलब त्योहार, बड़े मिलनसार लोग थे। मैंने जो समरसता वहाँ देखी वो इस प्रकार से थी कि मतलब हाँ, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। जैसे उनके घर से शीरमाल और सेवैयाँ आती थी तो हम खाते थे, पर हम उनको रंग नहीं लगाते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये मतलब एक स्क्रीन थी कि हमें मालूम था ये उन्हें पसंद नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करते थे। चिकित्सा के भी क्षेत्र में, जो चिकित्सा संबंधी कल्याणकारी जो कार्य होते हैं, उस क्षेत्र में भी पिताजी ने बहुत काम किया। और जो टीम जाती थी, लेकिन अच्छा हाँ, लेकिन जब बात इसकी आती थी कि बच्चों को टीका लगवाना है या महिला या पुरुष नसबंदी के लिए, जब आप उनको कन्विंस करने के लिए उनके मोहल्लों में टीम भेजी जाती थी तो दुर्गत की जाती थी। उनको भगा दिया जाता था, उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनके जनाजे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा करके वो कमेंट करते थे। तो मतलब आप बड़ी संख्या में उस व्यक्ति के जनाजे में शामिल हो सकते हैं जो कि 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या का जिम्मेदार है, लेकिन खुद आपके अपने नियम कानून इतने पक्के हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, भले ही वो आपके कल्याण के लिए किया जा रहा हो। तो ये है, मानसिकता है तो ऐसी है, इसको कहीं से भी झुटलाया नहीं जा सकता है। हाँ, अनायास ही कहेंगे इसे कि आज 25-30 सालों बाद जब ये घटना फिर से घटी तो जहन में ये सारी बातें कौंध गईं और समझ में ये नहीं आता कि इतने सालों बाद भी कुछ नहीं बदला। मतलब एजुकेशन में, हर फील्ड में कितनी तरक्की हुई है, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे मेडिकल ले लीजिए, अभी भी सोचने का तरीका वही है। वरना इसको लोग कैसे सही ठहराते, कई चाहे राजनीतिक मंच से देखिए, चाहे सामाजिक मंच से देखिए, हर तरफ से आपको एक ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है कि ठीक है। और हम लोगों ने बहुत सारे इसमें एंगल भी निकालने की कोशिश की कि क्या एंगल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कहीं कहीं मैंने पढ़ा भी इस बात को कि हाँ, ये किसी न किसी तरह से कम्युनल एंगल की तरफ ही पूरी तरह से दर्शा रहा है। जैसे कि एक रिपोर्ट में निकल के आया कि हाँ, ये बच्चे किसी रामलीला वगैरह में जो है लवकुश बना करते थे। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि वो कितना सही है ये इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, पर हाँ किसी अच्छे हैंडल से मैंने ये पढ़ा था कि ये जो है अक्षत बांट रहे थे जिस समय राम जन्मभूमि का शिलान्यास और ये होना था, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। तो ये जो सहिष्णुता और उदारता एक वर्ग ने ओढ़ रखी है, यानी कि वह व्यक्ति गया, आपस में अच्छे संबंध थे, पड़ोसी थे, ये बहुत घातक है असल में कि वो गया, उसने पैसे मांगे, उसने पैसे भी दिए, फिर चाय भी बनाया और
उसके बदले में उसे क्या मिला। और दूसरी तरफ हमारे वो बुद्धिजीवी पत्रकार आते हैं जो बात बात पर अकल का छाता खोलकर ऐसी घटनाओं को शील्ड करने बैठते हैं कि इसको सांप्रदायिकता का रंग न दे। और ये कहते, जैसे अभी कठुआ कांड हुआ, मणिपुर हुआ, झारखंड, राजस्थान, गुजरात यूनिवर्सिटी में जो अभी हुआ अफगान छात्रों के साथ, 24/7 उस पर बोल सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने वही छाता अपने मुंह में घुसा लिया है पूरा का पूरा। अब चाहे भरभरा भास्कर हो, चाहे खबरीश कुमार हो, चाहे बीप बीप सरदेसाई हो, मतलब खून खौल जाता है ऐसे सपोलों की जब राग पट्टी सुनती हूं मैं। निर्लज्ज हो तुम, निर्लज्ज, और देश तुम्हें ऐसे ही याद रखेगा। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।